नमस्कार सभी सम्मानित मित्रों का। आज की इस फुलवारी में चर्चा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि आज हिंदी दिवस भी है और आज के दिन यहाँ पर ये फुलवारी में चर्चा भी हो रही है। आज इस चर्चा की श्रृंखला का 15वां एपिसोड है, 15th एपिसोड है। और आज हिंदी साहित्य जगत में इतनी सम्मानित लेखिका हमारे साथ हैं, डॉक्टर कुसुम अंसल जी। आपकी अनुपम, अद्भुत, अतुलनीय कृति तापसी पर आज चर्चा होगी और अनिल जी से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ भेंट करें उनको। डॉक्टर कुसुम अंसल को वैसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं उनका एक सूक्ष्म परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर कुसुम अंसल का जन्म अलीगढ़ में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपने मनोविज्ञान में एमए किया और आधुनिक हिंदी उपन्यास में महानगरीय बोध विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आपके उपन्यास एक और पंचवटी पर सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक स्वर्गीय बासु भट्टाचार्य ने पंचवटी नाम से फीचर फिल्म बनाई, जिसमें सुरेश ओबेरॉय, दीप्ति नवल ने अभिनय किया था और पैनोरमा में चयनित होकर देश विदेश में वो फिल्म दिखाई गई थी। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, भारत भारती महादेवी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, IWEC विमेन चैलेंजर्स अवार्ड का दक्षिण अफ्रीका में, और आचार्य विद्यानिवास स्मृति सम्मान, पंजाब केसरी अचीवर्स अवार्ड इत्यादि। और बहुत से सम्मान हैं, लेकिन मैं थोड़े से पढ़ रही हूँ। और तापसी, जिस पुस्तक पे आज चर्चा होगी, आप में से बहुत सारे मित्रों ने पढ़ ली है अब तक, और आप निश्चित ही इस प्यारी सी प्रश्ना की हृदय विदारक कहानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर कुसुम अंसल जी को इतनी संवेदनशील, इतनी यथार्थवादी और समाज को झकझोरने वाली इस कृति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं आज की डिस्कसेंट सम्मानित सुधा थपलियाल जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। आप अनिल रतूड़ी जी आपको पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। आप देहरादून की ही निवासी हैं। आपने BSc और MA इकोनॉमिक्स किया है। आप भी लेखिका हैं। आपकी कहानियाँ, संस्मरण और समीक्षाएं कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें हैं कथा देश, कथा बिंब, पुष्पगंधा, अक्षरा, रचना उत्सव, दिल्ली प्रेस, वनिता, अमर उजाला इत्यादि। इन पत्रिकाओं में बहुत सारी कहानियों को पुरस्कार भी मिले हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में कहानियों एवं चर्चाओं के प्रसारण में निरंतर बहुत सक्रिय रहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और अब मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। देवियों सज्जनों प्रणाम। आज जैसा राधा जी ने अभी बताया, हम लोग फिर एक बहुत दिलचस्प और रोचक एक सत्र के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं फुलवारी में। आज जिस पुस्तक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये आपके समक्ष है, तापसी। बहुत सुंदर इसका आवरण है और लेखक के बारे में अभी राधा जी बता चुकी हैं। यह पुस्तक मूलतः एक जो मुख्य चरित्र है इसमें तापसी नाम से, वह एक विधवा है, बंगाली युवा लड़की जो विधवा है और जो वृंदावन भेज दी जाती है, जैसा आप लोग हम सब जानते हैं, जो एक परंपरा है, एक मैं कहूँगा विकृत दिशा में चली गई है। और ये एक बहुत ही मैं कहूँगा मार्मिक कहानी इसमें लिखी गई है। राजपाल पब्लिशर्स हैं इसके, दिल्ली के, और इसमें स्वयं रिसर्च कर जो लेखक हैं उन्होंने
ये 2019 का प्रकाशन है, सेकंड एडिशन है, और प्रथम एडिशन इसका 2007 में आया। लगभग 224 पृष्ठ का ये उपन्यास है एक, और इसमें लेखक ने लिखने से पहले जो अपनी भूमिका में कुछ चीज़ें लिखी हैं, आगे हम लोग जैसे जैसे इस पर वार्ता करेंगे पुस्तक पर, वही फॉर्मेट जैसा हमारा है, लगभग आधा घंटा 35 मिनट हम लोग, हमारे साथ आदरणीय श्रीमती सुधा थपलियाल जी भी बैठी हैं, हम दोनों बारी बारी से लेखक से कुछ वार्ता करेंगे, और तत्पश्चात करीब 35 मिनट 40 मिनट के बाद फिर आधे घंटे के लिए करीब यहाँ जितने तमाम बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं उनके लिए यदि कोई उनके अपने ऑब्जर्वेशन हो, कोई प्रश्न हो, कोई और इसमें वार्ता हो, वो आगे बढ़ाई जा सकती है। लेखक ने जो इस पुस्तक में अपनी भूमिका में ध्येय अपना एक प्रकार से दिया है, मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर से उनके लिए जिन्होंने इस पुस्तक को, इसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पुस्तक पढ़ ली है, जिन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी है उनके लिए विशेष तौर से मैं कुछ इसमें से अंश जो लेखक के अपने ध्येय के बारे में क्या उन्होंने इसमें क्या लिखा है वो मैं थोड़ा सा आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। उसके पश्चात फिर हम लोग चर्चा पे जाएंगे। जहाँ एक और कुछ विशेष विचारकों ने जाने अनजाने मनुष्य की मनुष्यत्व के साथ भगवान की भी अंत्येष्टि कर दी थी। हम लोग सब अवगत हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में नीत्शे ने एक बार कहा था दैट गॉड इज डेड, गॉड इज डेड। जहाँ एक और कुछ विशेष विचारकों ने जाने अनजाने मनुष्य के मनुष्यत्व के साथ भगवान की भी अंत्येष्टि कर दी थी। धर्मवीर भारती के अंधा युग में जो है ये कोट किया हुआ है लेखक ने, होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में प्रभु के इस कायर मरण से। नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। अनकोट। वहीं दूसरी ओर धर्म ने हमें एक दुविधा भरे चौराहे पर खड़ा कर दिया था। वह चौराहा, हाँ, आनंद लिप्सु उपभोक्तावाद से जुड़े चौड़े रास्ते थे, धार्मिक कट्टरवाद की सड़ांध मारती गलियां थी, मनुष्य की अविरचना डिस्ट्रक्शन करते सामाजिक नियम थे, और सामाजिक राजनीति की घातक निष्क्रियता अपने झंडे गाड़े खड़ी थी। उसी चौराहे की दूसरी ओर नज़र बचाते जानवरों के बाड़े से भी बदतर विधवा आश्रम थे, जिन्हें बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने धर्मार्थ बनवाया था। कंज्यूमरिज्म, संसार का खरीद फरोख्त और गोरख धंधा जाल बिछाए दबे पांव इस तीर्थ भूमि के विधवा आश्रमों तक चला आया था। संसार के या शायद भारतीय संस्कार में विवाह हो जाना, विधवा हो जाना सबसे आसान तरीका है एक छलाव या एक्सप्लॉयटेशन का। मैं भक्तों की भीड़ में खड़ी सोच रही थी, पता नहीं वह कैसी अंधी आस्था है जो पर्यटकों को इन तीर्थों तक लाती है। पता नहीं हमारे यह तीर्थ भारत का कौन सा रूप, कैसा क्लासिक डिज़ाइन गढ़ने में जुटे हैं। उन विधवाओं का जाप जैसे कील का पड़ता हथौड़ा, जिसे आश्रम के नियम ठोक ठोक कर बैठाना चाह रहे हैं। यह आश्रम विधवाओं को मनुष्यत्व की योनि, उसके प्राकृतिक स्वरूप से निकालकर उन्हें एक परतंत्र इकाई में बदल रहे हैं, जहां वह अपनी सभी क्षमताएं संवेदनाएं खोकर एक अपाहिज की तरह कोई भी काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें कुछ भी करना पड़ता है। 6 घंटों के जाप के अतिरिक्त वैश्यावृत्ति, भीख या उससे भी गिरी हुई कार्य जो आश्रम की अध्यक्षा की इच्छा या घृणा पर आधारित होते हैं। एक लेखक के भीतर एक सूक्ष्म भारतीय संस्कृति की भी एक पिपासा है, एक समझ है, एक मैं कहूँगा इंसाइट है, जो विश्व भारती और टैगोर की जो परिकल्पना है भारतीय संस्कृति और विश्व की
मानवीय संस्कृति के बारे में, उसके बारे में भी कुछ इसमें ऐसे वो हैं। कलकत्ता के बेहद शहरी परिवेश ने मुझे कभी प्रभावित नहीं किया था। उसके साइकेडेलिक रंग मुझे चमत्कारी तो लगे थे, सांस्कृतिक नहीं। मेरी बचपन की दबी ढकी इच्छा शांति निकेतन में पढ़ पाने की ललक मेरे भीतर एक अजीब सी पुलक भर रही थी। जो लेखक ने शोध किया एक प्रकार से, इसमें बंगाल भ्रमण और वृंदावन का भ्रमण, उससे जो एक प्रकार से लेखक को जो प्रेरणा मिली लिखने की, उसमें यद्यपि ये विधवाओं के बारे में, भिन्न भिन्न विधवाओं का व्यक्तिगत तौर से उन्होंने शोध किया, लेकिन उसको सबको उन्होंने पिरोकर एक ऐसा काल्पनिक चरित्र तैयार किया जिसमें वो सभी एक प्रकार से समीहित, उनके दर्द एक प्रकार से मैं कहूँगा, अगर जो अंग्रेजी साहित्य में कहें तो वो एलिगरी है, एलिगरी ऑफ द विडो, जो वृंदावन की विडो हैं। मुझे लगा कि इस धरती से उठाई गई मेरी नायिका की बहुत सी चारित्रिक संभावनाएं उसमें अपने आप आकर जुड़ जाएंगी। मुझे उसे संवारने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। शायद वही एक नन्हा केंद्र बिंदु तापसी के जीवन का पोटेंशियल बन गया था। अर्जुन के तीर की तरह जो केवल मछली की आंख पर तना था, तापसी की समूची चेतना में अनुप्राणित हो गया था। विश्व भारती मेरी तरह उसका भी एक ऑब्सेशन धुन बन गया, एक सपना, एक क्षितिज जहां उसे पहुंचाना था, जीना था, प्राप्त करना था। और कहते हैं कि जब तक मनुष्य में एक प्रकार से जिज्ञासा है, संसार को भोगने की पिपासा है, तब तक वो प्रश्न पूछता रहेगा। और एक प्रकार से जीवंत का दूसरा ही नाम है प्रश्न पूछना। तो बीच बीच में तापसी, जो कि तपस से एक प्रकार से आती है शब्द जो है, वह प्रश्ना भी है, वह प्रश्ना भी है। उसके बारे में बीच बीच में लोग पूछेंगे, वो बार बार प्रश्न पूछती है। मेरे प्रश्न भी तापसी के संघर्ष से उठकर हमारे सामने तैर आते हैं। समाज के सामने आकर केवल पड़े ही नहीं रहते, सड़ने लगते हैं, अपनी कुरूपता की सड़ांध मारने लगते हैं। सड़ांध आपका शब्द जो है, इसमें मेरे ख्याल से हर 5-6 पन्ने में एक बार ज़रूर आता है। उनका अंतिम दाह संस्कार तो समाज को करना ही पड़ेगा, उन प्रश्नों का रहस्य तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तापसी के प्रश्नों की जीवंत शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। वह वृंदावन के तीर्थ में रोआं रोआं जी रहे हैं और हर तीर्थ की गली के मोड़ पर हताश बैठी सूखी हड्डियां वाली विधवा के चेहरे पर रावण के 10 सिरों की तरह चिपके हुए हैं। उनकी जिह्वाओं से निकलकर हवाओं में टंग गए हैं। वह सारे प्रश्न प्रवाहमान समय में बहकर भी नष्ट नहीं होते। प्रश्न अपने समय के साक्षी होते हैं। संदेह सदा समय के द्वार पर अविचल खड़ा रहता है। जितनी भी जद्दोजहद करो मिटता नहीं, क्योंकि कुछ प्रश्न शाश्वत होते हैं। मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ये बहुत मेरे ख्याल से एक अच्छी और बड़ी किताब मैं कहूँगा इसको है। इसमें जो लेखन है लेखक का, उस पर मैं इससे पहले बाकी हम लोग आगे जाएं, मैं खाली एक प्रारंभिक एक परिचय के तौर पर मुझे ऐसा लगा कि जो लेखक के शब्द का चयन है बहुत सुंदर, और जो भाषा है ऐसी अभिव्यक्ति है कि उसकी अद्भुत, और उसका जो एक प्रकार से जो प्रवाह है लेखन का, शब्दों का, वो एक इस प्रकार से है जैसे उसमें एक लिरिसिज्म है, एक गेय है, एक गेयता, एक जैसे यद्यपि ये गद्य है लेकिन पदनुमा लेखन है। प्रश्नों के सहारे ही वह समय की निरंतरता में बह रही थी। इस अनंत फैले आकाश की तरह प्रश्न ही उसके सृजन का एकमात्र व्योम थे, हैं और रहेंगे। उसने आंखें बंद कर ली थीं। एक संगीत हवाओं में बह आया था। तीर्थों की परिक्रमा से उठकर उस तक आता एक कॉस्मिक रिदम, एक अनहद नाद
जो उसके स्वचेतन की अब तक की अपरिहार्य पीड़ा को सहला रहा था। एकाएक फिर खिड़की से बाहर झांका। तापसी ने तो लगा बाहर कुछ नहीं था, कोई भी धुआंकार आकाश, सूर्य, चांद या सितारे, कुछ भी नहीं। वस्तु के ब्रह्मांड से भिन्न बहुत खाली वितान भर था चारों तरफ फैला हुआ। तापसी को अपनी स्वप्न दृष्टा अवस्था में अचानक पूरा विश्वास जैसा हुआ था, ये पहली बार हुआ उसे, कि उस रंग विहीन व्योम की विशाल ग्रहणशीलता में अवश्य ही भटकती हुई आत्माओं को शांति प्राप्त हो जाती है। ये उसकी एक आशा थी कि शायद ऐसे प्राप्त हो जाएगी अवश्य ही। एक निष्ठा, ये भी निष्ठा भी कहीं और नहीं थी, एक निष्ठापूर्ण विश्वास आंखों में नींद सा भर आया। विद दिस पैसेज आई विल नाउ, अब मैं आप अनुरोध करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर, हमारी आदरणीय श्रीमती सुधा थपलियाल जी अपना प्रश्न ऑब्जर्वेशन से प्रारंभ करना चाहें लेखक से। सर्वप्रथम तो वरिष्ठ साहित्यकार कुसुम बंसल जी को तपस्वी तापसी जैसे उपन्यास के सृजन के लिए हार्दिक बधाई। उपन्यास में आपका एक गहरा शोध परिलक्षित होता है। उपन्यास के आरंभ में तीर्थ नगरी वृंदावन के विधवा आश्रम का रोंगटे खड़े कर देने वाला परिवेश आपने जीवंत कर दिया। मेरा आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपने को इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली? जब मैं अपनी पांडुलिपि लेके अपने पब्लिशर के पास गई, विश्वनाथ जी राजपाल के पब्लिशर हैं, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपने उपन्यास क्यों लिखा। मैंने कहा हाँ, इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं आपके पास 3-4 दिन बाद आऊँगी। फिर मैंने इसकी जो भूमिका अभी अनिल जी ने पढ़ी, वो पूरी भूमिका मैंने लिखी। मैंने अपने मन में सोचा कि हाँ, ये उपन्यास मैंने क्यों लिखा। आप सभी के मन में ये उत्सुकता होगी जानने की। तो ऐसा हुआ कि मैं एक NGO के साथ काम करती हूँ, दिव्य छाया उसका नाम है। हम लोगों ने, हमें एक सूचना मिली कि वृंदावन जाना है, वहाँ पर एक स्कूल हमें कोई अडॉप्ट करना है। तो हम लोग सुबह उठ के चले गए, और जब मैं बहुत आर्य समाजी घर में पैदा हुई हूँ और कभी तीर्थों में नहीं गए हम लोग, मंदिर भी नहीं गए। तीर्थ तो जाने दीजिए, हमारे घर में सुबह 4 बजे से हवन शुरू होता था और निराकार भगवान के निराकार स्वरूप की ही पूजा की जाती थी। तो जब मैं पहली बार वृंदावन गई तो पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग गोवर्धन चले गए। मैं अपने मन में मीरा की गीत गुनगुनाती जा रही थी, मन चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नितु दर्शन पासू। मैं सोच रही थी कि बड़ा सुंदर सा कोई शहर होगा जहाँ मीरा के लगाए हुए बाग बगीचे होंगे, लेकिन मुझे बहुत गहरा धक्का लगा जब मैंने देखा कि वृंदावन जैसा गंदगी और नालियों में कूड़े और मरगिल्ले कुत्ते और भीख मांगती हुई विधवाएं, उनके खंडहरी चेहरे, उनके फटे हुए वस्त्र, सफ़ेद उनकी साड़ियाँ जो कीचड़ से अटी हुई थी, और वो सिर मुड़े हुए, उनके आँखों में जीने का कोई उत्साह नहीं, ऐसे लगता था किसी मुर्दे को बैठा दिया गया हो। उनको देख के मैं एकदम घबरा गई। वो मुझे हॉन्ट करने लगी कि ये इतनी सारी विधवाएं, लाइन की लाइन लगी हुई। और चलो आगे चले तो गोवर्धन पहुँचे। गोवर्धन में वो स्कूल हमें अडॉप्ट करना था, तो जहाँ पे गाड़ी रुकी वो बहुत सुंदर सरोवर था और उसका नाम था कुसुम सरोवर। तो मैं कुसुम, मेरे को लगा कि ये मैं कहाँ आ गई। और उसके पास ही एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे, और उद्धव का मंदिर था। उद्धव जी का एकमात्र मंदिर है वो, उधर आप जानते हैं कृष्ण के मित्र थे, और वो इतना उनकी आंखें सिप्पी की बनी हुई थी, और वो उनको देखो तो लगता था कि अंदर तक देख रही हैं, झांक के। उसने भी मुझे बहुत हॉन्ट किया।
और उसके बाद जो वहाँ के चबूतरे पे स्कूल लगता था वो दे रही थी एक महिला, बड़ी सुंदर, छोटा सा कद, सफ़ेद साड़ी से ढका हुआ, तो वो और नीली आँखें, मैंने भव्य उनका रूप और बहुत साधारण परिवेश। तो उनकी बहन भी उनके साथ थी। मैंने उनसे पूछा ये कौन है, तो पता चला कि वो पृथ्वीराज कपूर के समय की अभिनेत्री थी, वनमाला जी, और उनको पहला फाल्के पुरस्कार मिला था। जयमाला कर दिया आपने उनको। हाँ, श्यामची आई एक मराठी की फिल्म थी, श्याम की माँ, इसके ऊपर पहला फाल्के पुरस्कार उन्हें मिला था। और वो अपनी तस्वीरें और अपना डीवीडी साथ में रखती थी, हमें दिए उन्होंने। बाद में हमने सिकंदर फिल्म देखी जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया था। तो वो सारा एक दिन मेरे अंदर समा गया और मैं वहाँ से वापस आ गई। और आने के बाद मेरे को इतनी बेचैनी, एक लिख की होती है ना कंपल्सिव डिज़ायर, वो मुझे बेचैन सा करती रही। और वो स्कूल हम लोगों ने ले लिया और उसके बाद हर महीने हम लोग वहाँ जाते थे स्कूल के देखने के लिए, उसके कमरे बनाने हैं, उसका क्या काम करना है, वो अलग था। लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा जो इंटरेस्ट था वो विधवाओं में था और मैं पता करना चाहती थी वो कौन है, कहाँ से आई हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे परिक्रमा करते हुए दिखाई देते थे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 10-15 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो नंगे पाँव की जाती है। और उसके बाद एक अंतिम जो गोवर्धन पर्वत का जो अंतिम मंदिर आता है, वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, मनो दूध नाली में बह जाता है और बाहर बैठी भिखमंगी जो विधवाएं हैं वो भूखे पेट सो जाती हैं। फिर मैंने विधवा आश्रमों में देखा जाके, अगर आप देखें विधवा आश्रम तो क्या वहाँ पे आप शॉक हो जाएंगे कि वो आपको जाते ही वो आप 100 रुपये दीजिए तो 2-2 रुपये के वो आपको नोट पकड़ा देते, कॉइन्स देते थे तब। तो आप 6 घंटे वो विधवाएं जाप करती हैं और उसके बाद उन्हें 2 रुपये मिलते हैं, साड़ी एक आध मिलती है और तुला हुआ खाना 250 ग्राम चावल या 2 रोटी। तो वो सब देखने के बाद मैं बार बार जाती थी वहाँ पे। और वहाँ पे परिक्रमा की मैंने 2 बार नंगे पाँव, और वो सारे जितनी भी विधवाएं थी उनसे बात करी, उनकी केस हिस्ट्रीज जमा करी। और तो पता चला कि सारी की सारी महिलाएं अधिकतर बंगाल से आई हैं, पंजाबी कोई नहीं थी और या बांग्लादेश से आई थी या बंगाल से आई थी। बंगाल में ये माना जाता है कि आपने कोई बहुत किया होगा पाप, जो आपके पति की मृत्यु हो गई। और क्या होता है कि इकोनॉमिकल लाइबिलिटी बन जाती है ना, वो हिस्सा मांगती हैं, इसलिए या तो आप वहाँ पे सेक्स वर्कर बन के रहो या नौकरानी बन के रहो, या आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए उनको भेज देते हैं कि आप लोग जाओ वहाँ पर भगवान का नाम लो जिससे कि अगला जन्म अच्छा हो। ये वाला मिथ जो है वो इतना ज़्यादा गहराई से वहाँ पे उनकी समझ में आता है जो वो कर रहे हैं और करते रहे हैं। तो उसकी वजह से वो सारी महिलाएं वहाँ पर सभी तरह के कार्य करने के लिए मजबूर हैं। वेश्यावृत्ति भी होती है और जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं वो भी होते हैं। और जो आश्रम है, आश्रम की जो मठाधीश, जो उनकी महिलाएं जो आश्रम की इंचार्ज होती हैं, उनका भी एक अपना विशेष चरित्र देखा मैंने। बहुत बार गई, 3 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, तब जाके मैंने इसको पूरा लिखा। अगर आप वहाँ पे जाते हैं कि दान करने के लिए कि मैं साड़ियाँ बांटने आई हूँ, तो वो आपको आपके हाथ से वो साड़ी बंटवा देंगे, लेकिन जब आप चले गए तो वो सारी साड़ियाँ जमा होके वो जो आश्रम की मठाधीश हैं वो उनके पास आ जाती हैं और वो दुकान वाले को वापस करती हैं और पैसे ले लेती हैं। कंबल बांटिए, साड़ी बांटिए, जो भी बांटिए, उनको नहीं मिलता। उनकी स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। भूखे पेट, कपड़े नहीं तन पे, रात को सोने के लिए कंबल नहीं, कुछ नहीं, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर, भिखारियों की सी स्थिति, भीख मांगती है। तो वो सारी स्थिति को मैंने अपनी इस कथानक में पिरोने का प्रयास किया है। बहुत धन्यवाद आपका।
मैं आपसे जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, मैंने जितना थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जो करी, मुझे जितनी हुई, आप एक सामंतवादी आपके जो पीछे है उसमें ज़मींदारी का वो है, यद्यपि आप आर्य समाजी आपका संस्कृति रही है, और फिर आपका विवाह भी जो हुआ वो भी समृद्ध परिवार में हुआ। ऐसी परिस्थिति में जब अगर जो मैं कहूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो वर्ग में आप रही हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, उसकी जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से जो ये मानवीय संवेदना एक ऐसे तबके के साथ जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल एक प्रकार से हाशिए से भी हाशिए पर है, ये अपने आप में एक बहुत मैं कहूँगा कमाल की अद्भुत बात है। और आपने इसमें कुछ दोनों चीज़ें हैं, एक प्रकार से जो संस्कृति का विकृत स्वरूप है, जहाँ वो एक प्रकार से विकृत रास्ते पर चला गया, उसको आपने बहुत अच्छे से इसको उकेरा है। वहीं एक बड़े सूक्ष्म संस्कृति को भी कहीं से आपने पकड़ा, यद्यपि उसमें इतना ज़्यादा उसका अभिव्यक्ति यहाँ इसमें नहीं हुई है, जो भारतीय संस्कृति की जो अच्छाई भी है। तो शांति निकेतन और बंगाल, तो जैसे अभी आपने कहा कि बंगाल से ही यह संस्कृति का भी जो दूसरा रास्ता पकड़ा है, जो यद्यपि नहीं होना चाहिए, वो भी वहीं से है। और आपके एक लालसा मन में एक कि मैं शांति निकेतन में पढ़ती, तो एक बहुत सुंदर संस्कृति का स्रोत भी वहीं से हुआ है। और वहाँ एक आपने वहीं से शायद मुझे जहाँ तक ख्याल है उठाया है आपने, जो द ह्यूमन हार्ट लॉन्ग्स फॉर ह्यूमन इंटिमेसी, आपने इसको लिखा है उसमें, और ये वहीं से आपने, हाँ। तो इसमें जो मुख्य पात्र है या बाकी जो ऐसे पात्र हैं इसमें, वो सब की समस्या क्या है कि कोई उनके साथ किसी का हृदय नहीं धड़कता, ह्यूमन इंटिमेसी जो है उनके साथ नहीं है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत देखा जाए तो मानवीय जीवन में इससे महत्वपूर्ण चीज़ कुछ है भी नहीं, क्योंकि अगर जो आपके पास सारी संसार का धन है और ह्यूमन इंटिमेसी नहीं है, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें मेरा ये आपसे सवाल ये है कि आपको ये जो इतनी अंतर्दृष्टि जो इस वर्ग के साथ हुई, ऐसे वर्ग से स्वयं आने पर, और ये जो ह्यूमन इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि यद्यपि आप अच्छे सामाजिक आर्थिक स्तर से आई हैं, लेकिन आपकी माता बहुत जल्दी चली गई थी, जैसा मैंने पीछे से देखा। तो ये जो एक ह्यूमन इंटिमेसी का जो अभाव है, क्या ये वहाँ से जन्मा जो ये इतनी गहराई तक आप मानव के हृदय में चली गई? हम जब अपना जीवन जीते हैं तो हमारे सबके परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें प्रेम चाहिए होता है। बचपन में माँ का प्रेम, बड़े होने पर मित्रों का प्रेम, या पति का या पत्नी का। तो ह्यूमन इंटीमेसी इतनी बड़ी चीज़ है जिसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। पर क्या प्राप्त होती है किसी को? मैं सोचती हूँ जिनको होती है वो बहुत भाग्यवान होते हैं। मैंने कम से कम अपने जीवन का कहूँ तो मेरा बचपन बिना इंटीमेसी के बीता। मेरी भी माता थी और बुआ ने मुझे पाला। अपनी बात मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, वो एक आरोपण होता है, एक बीज होता है जो हमेशा अंदर अंदर कुलबुलाता रहता है, और उस प्रेम की इच्छा के लिए आप आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, मित्रता करते हैं, लेकिन वो इंटीमेसी प्राप्त नहीं होती। मैं कलकत्ता भी कभी खास जाती नहीं थी, लेकिन हाँ, बोलपुर एक बार गई थी और 4-5 दिन मुझे रहने को मिले थे। और रविंद्रनाथ टैगोर तो मेरे इंस्पिरेशन हैं, और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है, और तो इसलिए बोलपुर मेरे लिए एक बहुत पूजा का स्थल था। और
वहाँ पे 5 दिन में रही, तो एक एक पत्ते को छू के और एक एक इमारत को छू के जैसे मुझे परितृप्ति मिली। तो जब मुझे अपने चरित्र का गठन करना था तो मुझे लगा कि बोलपुर की धरती से थोड़ा बहुत मेरा नाता है। एक दिन वो पौष मेला के लिए वो हो रहा था, रिहर्सल चल रहा था, और वहाँ पे वो सुबह के भक्ति गीत गा रहे थे, और वो भक्ति गीत का जो उन्होंने एक फ़ोटोकॉपी कागज़ सबको बांट दिया, लेकिन वो बंगाली में था, तो मेरी समझ में तो बंगाली आती नहीं है। ट्रांसलेशन कर रहा था बढ़िया। तो एक साथ में एक लड़का बैठा था, तो उनसे मैंने कहा कि कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। तो उसने मेरा कागज़ लिया और उसने उस पर अंग्रेज़ी में पूरा उसका ट्रांसलेशन किया, और बड़ा सुंदर ट्रांसलेशन किया। मेरे पास वो कागज़ रखा है आज भी। तो मैंने जब ख़त्म हो गया संगीत, तो चलने लगे, तो मैंने उनसे पूछा, आर यू टीचिंग समवेयर, आर यू ए प्रोफेसर और समथिंग। तो नो, आई एम जस्ट ए इलेक्ट्रिक मैकेनिक। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा ये धरती पे एक इलेक्ट्रिक मैकेनिक इतना सुंदर ट्रांसलेशन कर सकता है जो कि कोई साहित्यकार कर सकता है। तो ये धरती के जो प्राणी हैं वो सभी में एक कुछ ख़ास बात होगी, वो मेरे चरित्र को ज़रूर एनरिच करेगी। इसलिए मैंने अपनी तापसी को वहाँ के गलियारे में से उठाया, और आगे की कहानी में वो एक प्रोफेसर हैं जतिंदा और उनकी पत्नी कनिका जी, जिनके यहाँ वो जाती आती है, जो उसकी इस संसार से उसका परिचय कराते हैं, क्योंकि वो अपने मामा के साथ रहती है, और उसकी माँ जो थी वो सोनागाछी में वेश्या थी। सोनागाछी वहाँ पे कलकत्ता में एरिया है, रेड लाइट एरिया है। तो वो वहाँ से वो क्योंकि वो बचा लाता है, कैसे लाता है ये मालूम नहीं, लेकिन उनका आपसी संबंध कुछ नहीं है, सिर्फ वो खाना बनाती है और वो मूर्तियाँ तराशता है, मूर्तियाँ तराश के पत्थर लाता है, मूर्तियाँ तराशता है, खाना खाता है, ताड़ी पीता है और सो जाता है। और वो ये लड़की जब भी वहाँ से पढ़ने के लिए स्कूल जाती है तो उसे विश्व भारती की बिल्डिंग क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो वो देखती है कि वहाँ पे एक दीदी टी स्टॉल है, वहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो बैठते चाय पीते हैं और बातें करते हैं। तो उसका सपना है कि मैं बड़ी होके यहाँ बैठूँगी, यहाँ पे पढ़ूँगी विश्व भारती में। बस वो ये एक सपना ही देख देख के बड़ी हुई थी, और उस सपने में कुछ साथ दिया था कनिका दीदी ने और जतिंदा ने, लेकिन वो सपना पूरा हुआ नहीं उसका। उसके बाद वो उन्हीं के हाथों चली गई जहाँ उसे इंटीमेसी चाहिए थी, जिस इंटीमेसी के लिए वो तरस तरस के जी थी, और जिस सपने के लिए वो उसने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ वो सपना एक जैसे किरण, एक ध्रुव तारा था उसके लिए, उसी को देखती हुई आगे जा रही थी। लेकिन उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो जब मूर्तियाँ तलाशने के लिए वो किसी को ख़रीदार को लाते थे, उस ख़रीदार के हाथों उसको बेच दिया, पैसे ले लिए और उसकी शादी करा दी एक ऐसे आदमी से जो पूरा पुरुष भी नहीं था। और उसको ये कहा कि देखो तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारा मामा कभी भी तुम्हें सोनागाछी छोड़ आएगा, अगर तुम इससे शादी कर लोगी तुम्हारी कोई आइडेंटिटी बन जाएगी, तुम्हारा कोई नाम हो जाएगा और तुम्हें कोई नया जीवन मिलेगा। वो ये सोच के समझौता कर लेती है, लेकिन उम्र में इतना बड़ा आदमी, और वो भी चलो उसने मान लिया, लेकिन उसके बाद जो उसके शरीर के साथ खिलवाड़ होती है और उसके साथ अत्याचार होते हैं वो बर्दाश्त नहीं होते। कहाँ गई वो इंटीमेसी जिसको वो ढूंढ रही थी? तो हार्ट लॉन्ग्स फॉर इंटीमेसी एवरीवेयर एनीवेयर, बट वेयर इज़ इट? तो वो मेरी। कुसुम जी, आपने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरी मान्यताएं मुझे अंधविश्वासों से बचाती थी, लेकिन उपन्यास में कई ऐसे प्रसंग हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बालक का मृत्युशैया पे पड़े मौनी बाबा के ओठों पे पान का स्पर्श, कनिका देवी की मृत्यु के पश्चात उनके बंद करके मंदिर में ताजे फूल और सुलगती अगरबत्ती। हमारे देश में तो वैसे अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है
ऐसे में ये उपन्यास पाठकों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वो वहाँ पे जो कथाएँ प्रचलित थी उन्हीं को मैंने बयान करने की कोशिश की है। मौनी बाबा जो, हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, इस वो जो कहानी का या उपन्यास का दूसरा अंश है स्कूल का, वो स्कूल है, आज भी है। और वहाँ पे मौनी बाबा की वो जो उद्धव जी का मंदिर है, वहाँ पे मौनी बाबा की एक कुटिया है, एक कमरा है वो बंद रखते हैं, और एक खिड़की है, वो खिड़की किसी टाइम खुलती है, और जिसको जो सवाल करना होता है वो वहाँ पे अपनी पर्ची रख देता है, और उस सवाल का जवाब एक पर्ची के रूप में वापस आता है। वो मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो मिथ नहीं है, सच्चाई है। आज भी वो स्कूल है, सिर्फ वहाँ से अभी हमें हटाना पड़ा क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी में आ गया, कुसुम सरोवर के साथ जुड़ा हुआ, तो अब स्कूल को कहीं और ले गए हैं हम। लेकिन बहुत सालों तक तो चलता रहा, 3-4 साल से, कोविड से पहले हमें हटाना पड़ा। मैं कहूँगा एक अनर्थ की जो स्थिति है उसको सामने आप लाई हैं, जो वाकई में बहुत अच्छी आप सफल हुई हैं उसमें। लेकिन उसको पढ़ने से पाठक के मन में कदाचित एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि इस संसार में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और इस संसार में मानवीय जो विश्वास का जो स्थान है वो नगण्य है। प्रेम, सच्चा प्रेम संभव नहीं है, चाहे वो विवाह के भीतर हो, बंधन में विवाह के, या विवाह के बाहर हो। विवाह में भी जो है सब एक प्रकार से अपना समय बिता रहे हैं समझौता करके, और जितने भी पात्र इसमें हैं, जो भी पात्र हैं इसमें, चाहे वो विवाहित हों या वैसे हों, उन्होंने तापसी के प्रति तो सबने विश्वासघात किया, और अपने आप में भी उनके जो विवाह हैं उन पर भी एक प्रकार से दबी जुबान में मैं कहूँ तो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो एक ऐसा समाज जनित है इस पुस्तक में, जिसमें मेरा अपना जो ध्येय है, मेरा प्रश्न ये है, संसार में यह बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास के योग्य नहीं। क्या संसार में ऐसे मानव नहीं हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, जिनसे प्रेम किया जा सकता है, जिनके साथ विवाह एक मित्रता, प्रेम और जीवन की यात्रा में हम साथ में चलें? तो एक ये जो मैं ये समझ सकता हूँ, अंग्रेजी साहित्य में भी कहेंगे कि कभी कभी द राइटर एग्जैजरेट्स अ सर्टेन एस्पेक्ट टू फोकस ऑन समथिंग, वो बात समझ में आती है। लेकिन थोड़ा से व्यूज़ मैं आपके जानना चाहूँगा। नहीं, उपन्यास में जो आप कह रहे हैं कि वास्तविक प्रेम, मैं उपन्यास के दृष्टिकोण से ही बात करूंगी। उसे कहाँ मिला उसे? ना माँ का प्रेम मिला, और जो उन लोगों को उसने आसपास देखा वो भी कोई बहुत व्यवस्थित लोग नहीं थे। एक इसमें एक ऐड और कर रहा, वो आखिर में उसको मले के साथ क्यों नहीं भेजा आपने? मले के साथ क्यों नहीं भेजा? मतलब इसी का पार्ट है ये। उपन्यास में क्योंकि मैं सिर्फ तापसी को लेके चली थी, जैसे पेरिस में रहने वाले चित्रकार हैं रज़ा, वो एक बिंदु लेते हैं और बिंदु के आसपास अपनी कहानी का चयन करते हैं और बुनते हैं उस कहानी को। वैसे ही मैंने एक स्त्री का एक रूप, विधवा, उसको लिया और उसके आसपास जो कुछ भी घटित हुआ उसे बताने का प्रयास किया, और उसकी आंखों ने वैसा सच्चा प्रेम कहीं नहीं देखा। अगर वो कनिका जी के यहाँ जाती थी और वो उनके जो बेटा था मलय, उसका भी विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ और विदेशी स्त्री के साथ, लेकिन उसका भी डाइवोर्स हो गया। तो और अपना विवाह हुआ उसका, तो उसने भी वहाँ पे अपने प्रेम के नाम पर कुछ भी नहीं मिला उसे, वो खाली की खाली खड़ी रह गई। तो वो जो शून्यता थी, जो प्रेम विहीन जीवन की, उसकी किस्सा बयानी है मेरी ये तापसी। उसको मैंने इतने ब्रह्मांड में इतने लोग हैं,
उसको मैंने एक छोटी सी तितली के रूप में हाँ, बिखर जाता है उसका। ढूंढ के निकाला, जिसके पंख भी भरभरा के गिर जाते हैं। तो वैसे मैंने कुछ एक सपना देखा, या मैंने वास्तविकता देखी, सपना नहीं वास्तविकता थी। उस वास्तविकता को सामने रखने का प्रयास किया। कबूतर भी है। जी, घायल कबूतर। घायल कबूतर ही है वो एक वहाँ पर एक पत्रकार है जो सच बोलता है। सच बोलने का क्या होता है, और वो स्त्रियों को वो समझाता है कि उनकी आपकी स्थिति ऐसी है, आप अपने आप में खड़े हो, आप उठो, अपने पैरों पे खड़े हो। अगर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते तो लोग उसे मारते हैं, इतना मारते हैं यहाँ तक कि उसकी ज़बान काट ली जाती है, और फिर वो भिखारियों की पंक्ति में बैठा दिखाई देता है। तो ऐसे घायल कबूतर को भी मैंने चित्रित करने का प्रयास किया है अपने उपन्यास में। मेरा प्रश्न भी रतुड़ी सर से मिलता जुलता ही है कि तापसी के जीवन में जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आया, सबने उसको धोखा दिया। चाहे वो काका रखान हो, चाहे वो जितेंद्र हो, चाहे वो कनिका दी हो, या फिर उनका पति नरेन मजुमदार, यहाँ तक कि अभिजात्य वर्ग की जयमाला ने भी उन्हें धोखा दिया। क्या हमारा समाज इतना आश्वस्तविहीन है? अब उपन्यास के लिखने के समय मुझे वैसे ही पात्र मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस संसार में वास्तविक प्रेम नहीं है। प्रेम है प्रेम है, और बड़े भाग्यवान हैं वो जिन्हें वो प्रेम मिलता है। लेकिन कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए, और उन अनुभवों में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा हर्ट करता है अपना ही रिश्तेदार। सबसे ज़्यादा हर्ट करता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा वही तकलीफ़ देता है जिस पर आपने बहुत विश्वास किया होता है आंखें बंद करके। तो उसको मैं कैसे नकार पाती। वो मेरे सामने खड़े थे, अनेकों मुखौटे थे, किसी का रिश्तेदार का, किसी का। मेरा उम्र हो गई है, पूरे बहुत सारे अनुभव हैं। उन अनुभवों के हिसाब से मैंने चित्रों की संरचना की थी। तो इसलिए मुझे कनिका देवी, और तभी उनकी आत्मा भटकती है, क्योंकि किसी को भी निरपराध इतना उसके साथ अन्याय करना एक बहुत बड़ा मर्डर से भी ज़्यादा बुरा काम होता है। इसलिए उसकी जो सज़ा मिलनी चाहिए थी मिलती है। उनकी आत्मा भटकती है, उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। उसकी शांति की प्रार्थना करने के लिए उसका बेटा आता है, उनको लगता है कि वो शांति नहीं पा सके। तो ऐसा ही है संसार, सबके अपने अपने अनुभव है। मेरा अनुभव जो था वो मैंने लिखने का प्रयास किया है अपनी तापसी में। आखिरी प्रश्न हम लोगों का, आखिरी प्रश्न, उसके बाद हम लोग हाउस को खोलेंगे फिर, ताकि और यहाँ जितने सज्जन बैठे हैं। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है, एक तरफ अब संस्कृति पर, ये सभ्यता, संस्कृति, आस्था अगर जो हम कहें, तो एक तरफ तो विकृत संस्कृति है जिसको आपने बहुत अच्छे से उजागर किया है, उसका तो निश्चित तौर पर सभी सहमत हैं उससे। दूसरा, एक आपने सभ्यता, जो सभ्य हंसी और असभ्य हंसी, जो तापसी है वो अपने एक प्रकार से मासूमियत में उसके अपने हंसने का तरीका है। और वो खाली, ये जो बात हो रही है खाली हंसने तक सीमित नहीं है, ये समाज की जो अवधारणाएं हैं सभ्यता के बारे में, असभ्यता के बारे में, समाज में कैसे हमें रहना है, क्या चीज़ होनी चाहिए। तो एक प्रकार से इसमें जो उभर कर आता है वो ये है कि सब ने तापसी से ये कहा कि तुम अपनी हंसी को असभ्य से सभ्य बनाओ, असभ्य से सभ्य बनाओ, ही करके मत हंसो। हंसने का एक तरीका है, और वो खाली हंसी तक सीमित नहीं है,
वो एक पूरी एक संस्कृति है उसमें छुपी हुई, जो एक प्रकार की संस्कृति से दूसरे भिन्न प्रकार की संस्कृति जो स्वीकार्य है उसकी ओर जाने का उसको इशारा है। तो वो जो सभ्य संस्कृति की ओर उसको जाने का इशारा किया जा रहा है, एक और उसको उधर इंगित किया जा रहा है कि आप उधर को जाओ। दूसरी ओर लेखक के जो लेखक की बात उभर कर आती है वो ये है कि ये जो सभ्यता है यही समस्या है, समस्या ही यही है। ये सभ्यता तथाकथित जिसको सभ्य बोल रहे हैं, यहाँ आप अपनी वो मासूमियत खो दोगे, आपके सारे जो द्वेष हैं इस सभ्यता के नीचे ही छुपे हुए हैं, ये उससे उभर कर आता है। ऐसे ही आस्था की बात है। आस्था, इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि जब से इस धरती पर मानव आया आस्था का अपना एक स्थान है, और संभवतः इस पर कोई बहस की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि जो आस्था का क्षेत्र ऐसा है। आस्था में जो एक विकृति है, जो एक संस्कृति में आए, मैं कहूँगा आस्था में नहीं है, संस्कृति में है, तो सच्ची आस्था और सच्ची सभ्यता जो कि आदर्श तौर पर होनी चाहिए, वो इसमें कहीं उसका वो नहीं मिल पाता। और ऐसे ही जो भारतीय संस्कृति की विकृतियां तो उजागर होती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो सूक्ष्म तौर पर जो विश्वव्यापी मानव जगत में जिसके लिए वो माना जाता है, वो उसका पहलू इसमें कहीं नहीं आता है। पहले सभ्यता की बात का जवाब देना चाहती हूँ। जैसे परिवेश में तापसी बड़ी हो रही थी, जहाँ उसे बताने वाला कोई नहीं था कि तुम क्या करो क्या ना करो, खाली उसको स्कूल में दाखिल कर दिया गया था। तो स्कूल में टीचर दीदी से वो जो कुछ भी सीखती थी उसको आत्मसात कर देती थी, या कनिका दीदी के यहाँ जाती थी तो जहाँ पे उसको एक नया संसार, जहाँ पे साहित्य पे चर्चा होती थी, जैसे आपका घर है, और जहाँ पे टैगोर की बातें होती थी, वहाँ पर वो विदेशी महिलाएं आती थी जो शांति निकेतन में बंगाली सीखने आई थी और वहाँ रह रही थी। बहुत सारी वहाँ पे कथाएं हैं। बहुत सुंदर। अब काफ़ी हम लोगों ने, हाँ बहुत अच्छा, एक बार ज़रा लेखक के लिए कृपया ज़रा ताली बढ़िया बजाइए। हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा कर ली है आपस में। अब मेरा अनुरोध है आप देवियों सज्जनों से, जिन्होंने पुस्तक पढ़ी है या जिन्होंने वार्ता के दौरान कोई उनके मन में प्रश्न आए हैं, वो कृपया यहाँ आएंगे। और यहाँ से आइए बेटा अद्विती। हाँ, भारती ने पढ़ी है बेटा? एक मिनट पहले, एक हाँ आइए भारती जी, आप आइए, आपने पुस्तक भी पढ़ी है। आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। हर पृष्ठ को पढ़ते हुए मन में बहुत दुख हो रहा था। एक एक पन्ना जब मैंने पढ़ा तो दुख भी हो रहा था, साथ में आशा की किरण भी नजर आ रही थी कि अब तो तापसी के साथ कुछ अच्छा होगा। हर पन्ने को पढ़ते हुए यही समझ में आया कि अब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब उसका इससे पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि प्रकृति जो है वो संतुलन साथ के चलती है। जितना मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है, तो ऐसा कैसे संभव हुआ कि तापसी के जीवन में कोई व्यक्ति आया ही नहीं जो उसका साथ दे सके। और दूसरी बात, जैसे कि सर ने बोला कि अगर आप मलय को वापस ले आई थी तो आपने मलय के साथ उसे भेजा क्यों था। तीसरी बात, एक क्वेश्चन और है सर, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी पुस्तक में कुछ सालों पहले पढ़ लेती तो शायद आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे प्रश्न न पूछ रही होती, क्योंकि आपकी पुस्तक घोर अंधकार, घोर निराशा की तरफ लेकर जाती है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे उस समय वही सूझा था। और जहाँ तक मलय का प्रश्न है, जब मलय आता है और उसकी माँ उसके लिए उसे साड़ी पकड़ाती है, और जब वो सोचती है कि वो एक हल्का सा उसके मन में मलय के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तो उसकी कनिका दीदी उसके हाथ में ट्रे पकड़ा देती है कि जाके सबको चाय बांटो। तो उसे लगता है कि उसकी स्थिति उनके बराबर नहीं है, भोलानाथ के बराबर है जो नौकर है उस घर का। तो वो जो उसका आत्म सम्मान था उसको ठेस पहुंचती है, और उसके बाद उसने उस ठेस को वो भुला नहीं पाई। तो जब मलय ने वो भी उसको बहुत जानता नहीं था, लेकिन जब अंतिम कहानी के अंत में जब वो उसको मिलता है
और वो देखता है कि बड़ी अच्छी प्रबुद्ध महिला है, चलो तुम्हें मैं ले चलता हूँ, तुम शादी निकेतन में पढ़ नहीं सकी तो पढ़ाओ वहाँ पे, शायद मैं तुम्हें नया जीवन जी सकूं। क्योंकि उसे भी पता होता है कि उसकी शादी के जो सारा वो बना था षड्यंत्र, उसमें कहीं उसके माँ बाप भी शामिल थे। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा, क्योंकि नहीं, मैं आई अप्रिशिएट दिस बिकॉज उसमें ये प्रश्न मैंने भी पूछा जो आप पूछ रही थी कि भले के साथ क्यों नहीं चली गई। अब क्योंकि दूसरी तरफ क्या हुआ, उसके साथ जो त्रासदी हुई है इस तरीके से खत्म ही हो गई, तो हम ये चाह रहे हैं कि कहीं आशा मिले तो वो मले के साथ चली जाती तो शायद हश्र बेहतर होता। कोई भरोसा नहीं, उसका भी कोई भरोसा नहीं। और दूसरी बात, महिला के दृष्टिकोण से मैं लेखक की इस बारे में सम्मान करता हूँ, वो जिस तरफ जाती है, जो उस विकल्प को चुनती है उस समय, वो मले की तरफ पीट करके निकल जाती है, वो इसलिए करती है कि उसने GMAT का इम्तिहान दे दिया, उसे ये बताया कि वो पास हो गई, उसे ये बताया कि उसे अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो गया, और वो जो स्वप्न का जो लिरिकल पैसेज मैंने पढ़ा है, वो एक प्रकार से उसका स्वप्न में वो आसमान में उड़ रही है, जहाँ पूछे कि सारी जो उसके द्वंद्व हैं, जो सारी उसकी वर्जनाएं, उनको छोड़कर वो जा रही है। तो उसने तो अपने हिसाब से सही रास्ता चुना, उसने अपने वो एम्पावर करने का रास्ता चुना था। ये कहाँ लिखा हुआ है कि महिला को किसी मर्द के साथ ही जाना है, और कहे खाली उसी में एक प्रकार से सेल्वेशन है, ऐसा मतलब ये सामान्य धारणा है समाज की। अच्छा होता है, लेकिन उसका विकल्प दुर्भाग्य से गलत हो गया। और आइए कम आदरणीय आदित्य जी, मैं इधर ही आता हूँ, यहाँ की व्यवस्था ऐसी ही। सबको प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा आज हिंदी दिवस मैं स्कूल के बाद पहली बार ऐसे मना रही हूँ। मैम, आपकी बुक को पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन आज अनिल अंकल की और मैम की और बाकी सब लोगों के विचार सुन के और उनके थॉट्स सुन के मेरे मन में मैम एक सवाल आया। आपने कहा कि आपको इस पुस्तक लिखने की प्रेरणा तब मिली जब आप खुद वहाँ गई, आपने जब खुद वो चीज़ें देखी। हम आज की जो रियलिटी है हमारे देश की, वो दो रियलिटीज़ हैं। देयर आर विडोज, कुछ ऐसी विधवाएँ भी हैं जो ज़िंदगी में, जैसे अभी अनिल अंकल ने बताया कि वो आखिर में चली जाती है अपनी लाइफ जीने। एक वो भी सच्चाई है मैम, और एक सच्चाई जो आप बता रही हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि एक समाज की तरह क्या हम काफ़ी कर रहे हैं उन महिलाओं के लिए जिनके बारे में आपने प्रोजेक्ट किया है इस बुक, और क्या हम कहीं इस चीज़ में कहीं कंफ्यूजन में हैं, या अगर मैं कहूँगी अगर हम कहीं कोई क्लैश तो नहीं है मैम इन दो सच्चाइयों के बीच में? क्योंकि एक लड़की हो सकता है किसी अच्छी फैमिली से हो और वो विधवा बने और उसकी ज़िंदगी बहुत आगे हो सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, कुछ पढ़ लिख ले, आगे निकल जाए। पर कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं मैम जो फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं होती और जिनको लाइफ के सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। तो मेरा सवाल आपसे मैम एंड में यही है कि आपको क्या लगता है कि एज ए सोसाइटी क्या हम काफ़ी कर रहे हैं दोनों वर्ग की महिलाओं को? ऑफकोर्स जो फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेगी, लेकिन जो एक गरीब बैकग्राउंड से आ रही है लड़की, जो विधवा बन जाती है, और जिस तापसी के बारे में जितना भी मैंने सुन लिया अभी, जो आपने प्रोजेक्ट किया है इस बुक में, ऐसी लड़कियों के लिए क्या मैम हम काफ़ी कर रहे हैं? जो ये महिलाएं हैं, बहुत सारे NGO काम कर रहे हैं जो उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं, और हम लोग भी दिव्य छाया की ट्रस्ट की तरफ से हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया था कि उन महिलाओं को कुछ काम दिया जाए। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे एक मशीनें आरती हैं यहाँ पे, वो भी दिव्य छाया की मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ वहाँ स्कूल में जाती हैं। वो स्कूल आज भी हम लोग 40 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने NGO के। तो हम लोगों ने मशीनें लगाई कि वो वस्त्र, वहाँ पे भगवान के वस्त्र, मंदिर बहुत हैं, तो पहले हमने स्टडी किया कि क्या काम दिया जाए। तो हमने वस्त्र बनाने के लिए मशीनें 15-20 मशीनें ख़रीद के वहाँ पे लगाई, और कोशिश की कि उन्हें सिखाया जाए कि वो आत्मनिर्भर हो सके। अगर आत्मनिर्भर है कोई स्त्री तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है, उसका अपना जीवन बन जाता है। लेकिन हम लोग, और एक काम था कि वो तुलसी के बीज
कि जो मालाएं बनती हैं वहाँ बहुत बिकती हैं, वो भी वहाँ तुलसी बहुत पैदा होती है, इसीलिए उसका नाम वृंदावन है, वृंदा तुलसी को कहते हैं इसीलिए। तो वो भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हमने कोशिश बहुत की, लेकिन ये देखा कि वो इतनी ज़्यादा वो पत्थर डिह्यूमनाइजेशन शब्द इस्तेमाल करती हूँ, इंसान नहीं रही हैं वो, उन लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं है कुछ भी करने की। उन्हें जाप करके, मशीनी जाप करके उन्हें खाना मिल जाता है, कपड़े जैसे भी मिल जाते हैं वो उसी में से रह लेती हैं, और उनके अंदर सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। सारी बात जो मैं कहना चाहती हूँ तापसी के माध्यम से, वो प्रश्न मेरा यही है कि क्यों इंसान को विधवा स्त्री, पहले स्त्री की स्थिति नंबर 2 पे आती है, फिर उसके बाद उसे विधवा करके, फिर उसको फ़कीर बना के, उसे वैश्या बना के, उसे देवदासी जो भी, उसका क्यों इतना पतन किया जाता है हमारे इस पुरुष समाज में। तो वो इतनी पथरा गई हैं, और जो ये सबसे बड़ा रोल ये तीरथ कर रहे हैं, उन्होंने मशीनीकरण कर दिया है इंसान का, विशेष रूप से इन महिलाओं का। इसमें यंग लेडी जिन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आपने 2 वर्ग की बात की, मैं थोड़ी सी लेखक के साथ में ही खड़ा हूँ, इसलिए मैं कहना है कि जो विवाह का पारंपरिक हमारा विवाह है वो एक सेक्रामेंट है। हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें विच्छेदन का कोई वो नहीं था, और उस जो एक बहुत अच्छी संस्कृति कभी बनी होगी वो विकृत जब होती चली गई। एक तो विभिन्न कारणों से चाइल्ड मैरिज होनी शुरू हुई कि बच्ची को 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में उसकी शादी। फिर बंगाल में जहाँ बड़ी ज़मींदारी थी वहाँ इसका सबसे ज़्यादा वो विकृत रूप हुआ कि वहाँ कुलीन जो थे उनको शादी कुलीन से ही करनी थी। तो पहले उसका सर मुंडाना, फिर उसके खाने पर नियंत्रण क्यों करते, ताकि उसके जो अपने नेचुरल जो डिज़ायर्स हैं वो खत्म, वो एक तरीके से इट्स लाइक अ स्लो डेथ, देयर वाइटलिटी इज किल्ड। और भी ज़्यादा उसको वृंदावन भेज दें, और जो बाकी जो सपिंड वाले हैं जिनके धरती और प्रॉपर्टी है वो सारे मर्द आ जाएं कि ये तो प्रॉपर्टी अब हमारी होगी, यहाँ तो कोई बचा ही नहीं है। तो इसके जो विकृत भाव है उसका जो उजागर किया है लेखक ने, वो मूल ध्येय वो है। जो ध्येय आप कह रही हैं वो आधुनिक युग में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं की, और वो ग्लास सीलिंग अभी भी जिंदी है दुर्भाग्य से, लेकिन उसका जो पैमाना है वो संभवतः उतना नहीं जितना जहाँ लेखक ने उसको उजागर किया है। मैंने ये उपन्यास पढ़ा नहीं है, लेकिन आज की जो चर्चा हुई उसने मुझे काफ़ी प्रभावित करा, और आई जस्ट वांट टू गिव अ फ्यू कमेंट्स। एक तो जो पहली बात थी दैट द ह्यूमन हार्ट सीक्स ह्यूमन इंटिमेसी, वो बहुत ही दिल छूने वाली बात है, और उससे जो डिसइल्यूजनमेंट होता है तापसी को, और जो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस नॉवेल में लिखा गया है। और काफ़ी बार ये बात आई हमारे समाज के बारे में आई, हमारी संस्कृति। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि जो विमेन की सिचुएशन है, जो एक महिला की सिचुएशन है, हमें अपने समाज के लिए नहीं बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ ये स्थिति है। ये वर्ल्ड में हर जगह ये स्थिति है। बहुत सही, बहुत सही। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, एक अंग्रेजी साहित्य के बहुत फेमस राइटर है थॉमस हार्डी। उनकी एक नॉवेल है टेस ऑफ द अबरविल्स, और टेस ऑफ द अबरविल्स इतनी इनोसेंट हीरोइन का नाम है टेस, एंड वो हीरोइन इतनी इनोसेंट है, इतनी खूबसूरत है, और उसकी लाइफ इतनी ट्रैजिक है। एंड आई वॉज इन माई 20s जब मैंने वो नॉवेल पढ़ी, और मैं सोचती रही जैसे तापसी में भी कि अब कुछ अच्छा होगा उसके जीवन में, अब कुछ अच्छा होगा, और वो एंड तक। और उसके बाद जैसे यहाँ पे कोटेशन आया दैट गॉड इज डेड नीचा का, वहाँ पे थॉमस हार्डी गोज वन स्टेप फर्दर। ही सेज दैट वी आर टू गॉड as flies are to wanton boys who pull their wings for sport. That means God is giving us tragedy. God is putting us in trouble because God is enjoying that sport. This is, the
माया में जो हम दुख सहते हैं, अगर आप इसको नेगेटिव वे से देखें तो इट इज गॉड इज सिटिंग देयर एंड एंजॉयिंग द माया व्हिच ही हैज क्रिएटेड, बिकॉज़ वी आर देयर फॉर हिज प्लेजर, फॉर गॉड्स प्लेजर। तो ये मुझे याद आया कि विक्टोरियन इंग्लैंड में जो एक वुमन का कैरेक्टर दिखाया है, थ्रू नो फॉल्ट ऑफ हर्स, वो वुमन को इतना धोखा मिलता है, इवन एंड तक जो एक हीरो आता है, जैसे इसमें मलय आता है वैसे उसमें एक हीरो आता है, और हम सब सोचते हैं जब वो नॉवेल पढ़ते हैं कि अब शायद उसको चली जाएगी, सुखद एंड मिलेगा। लेकिन इसमें अनिल जी का जो पॉइंट है कि सुखद अंत सिर्फ कोई पुरुष के ही थ्रू क्यों मिले। विक्टोरियन इंग्लैंड में तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो वुमन कुछ कर नहीं सकती, एजुकेशन के कोई एवेन्यूज ओपन नहीं है, कोई करियर ओपन नहीं है, लेकिन आज के समाज में हमें ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो माय लास्ट कमेंट इज टू द लेखक एंड आई वांट टू अपलॉड हर, बिकॉज कई लोगों ने कहा कि क्यों इतना नेगेटिव है। तो एक लेखक का काम है टू होल्ड अ मिरर टू सोसाइटी एंड टू फोर्स अस टू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट। तो लेखक ने इतना नेगेटिव दिया है बिकॉज शी हैज सेड कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अपने सामने ऐसे देखा है। तो क्या पता वो मलय के साथ जाती तो स्थिति कितनी खराब होती, क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छे। So I applaud her. Thank you so much. कहानी पुस्तक में समग्र जीवन के बारे में बोलती है, लेकिन किसी भी पुस्तक में संसार पूरी तरह से सीमित नहीं हो सकता। वो किसी एक बिंदु पर शुरू होती है और किसी बिंदु पर खत्म होती है। इसलिए उसकी जो मुख्य विचार जो लेखक अपना पाठक तक पहुंचाना चाहता है, उस पर उसका ध्येय जो है वो रहता है। इसमें जो एक विधवा की जो व्यथा है और जो समाज में ताना बाना है, वो मुख्य बिंदु था। इसलिए उसका सुखांत होना ही उसके विरुद्ध होता जो ध्येय है। और जैसा अभी डॉक्टर रूबी जी ने कहा, थॉमस हार्डी के विरुद्ध भी यही चार्ज लगाया जाता था कि वो एक इज अ पेसिमिस्ट, वो पेसिमिस्ट है। लेकिन थॉमस हार्डी पेसिमिस्ट नहीं था, वो संसार में उन दृष्टांतों को सामने रखता था जिनका सुखांत नहीं होता था, यद्यपि वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आइए जनरल साहब कृपया। मैंने भी आपकी पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा अनिल जी को और राधा जी को कि मुझे आज यहाँ मौका मिला। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, यहाँ इतने पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। मैं थोड़ा सा कम हूँ, बट मेरा सवाल के डिफरेंट मेरा सवाल तो ये है कि क्या बंगाल जिसका जहाँ अंग्रेज सबसे पहले आए और वहाँ से वेस्टर्न कल्चर भी शुरू हुआ, और वहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग और इतने यानी इवन टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ आर्ट एज वेल एज ब्रेवरी की तरफ लोग रहे, तो क्या वहाँ का समाज इतना इंसेंसिटिव है? लेकिन अभी तो मंदिर में आप जाइए तो सब जगह दान बक्स पड़े हुए हैं, मंदिर में लोग पैसा डालते हैं, और जो मंदिर में जाके जो भगवान के सामने जो उनको अनुभूति होती है उसका जिक्र आपने कम किया। आपने वहाँ की गंदगी, वहाँ के जो पंडितों के बारे में बोला, तो क्या ये आपका जीवन जो है, क्योंकि आप आर्य समाज से आती हैं, कि उसका कोई पीछा बैकग्राउंड नहीं है? जिज्ञासु एक स्थिति है साधक की, साधक तक पहुंचने के लिए, तो उसका मैं उसे सामान्य रूप में जीने नहीं देना चाहती थी। जिज्ञासा मेरी ये है, जब ये उपन्यास आया 2008 में पहली बार साथ में, तो आपका विरोध नहीं हुआ? 21वीं सदी में आया, विरोध नहीं हुआ? इतना यथार्थवादी, इतना कठोर उपन्यास नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, जरूर हुआ होगा। तो 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व विधवा दिवस घोषित किया गया। इसका मतलब पूरे विश्व में समस्या है, विश्व विधवा दिवस घोषित किया जाना ये बड़ी बात है। जरूर पूरे विश्व में स्त्रियों की ऐसी स्थिति रही, और आज 21वीं सदी में जब महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो क्यों नहीं बहुत सारे NGO हैं कि उनके इस पक्ष को उभारती, क्योंकि यहाँ पर पुरुष से ज़्यादा औरतें औरतों को त्रास दे रही हैं।
बरौता हो, ईदा हो, जो भी उनको वही चल रहा हाँ, है, बरौत। अंत तक चलना है इसका। बरौत। बाकी जो है जिंदगी भर तापसी का सपना वो टूटी बैलगाड़ी है। जी। जो कहीं टूटी बैलगाड़ी के अलावा कोई चीज नहीं आई। की कहानी याद आ गई, गरीब बैठे पड़ी हुई काठ का सपना, बस वो लड़की बैठी है, तैर रही है, सब वो काठ बहता चला है। उसी तरीके से तापसी का चरित्र है। लंबी बात बाद में होगी, बहुत कुछ करने को है, तमाम जिज्ञासाएं थी, परंतु केवल जैसा कि सबने कहा इतना मार्मिक अंत नहीं होना चाहिए। जो विद्वान हैं वो ज्यादातर अधिकांश पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसका एक ऐतिहासिक कारण है कि 16वीं शताब्दी में एक संत हुए प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से बहुत सी ऐसी स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को, जिन्हें सती प्रथा के नाम पर अन्यथा चिता पर जला रहे थे, लेके आ गए। उन्हें बचाने के लिए भी वृंदावन लेकर आए। तो ये उन्होंने बहुत ही साहसिक पहल की थी, परंतु वो समय के साथ विकृत हो गया। रूपरेखा बन गई कि बंगाल में जो विधवा स्त्रियां हैं तो उन्हें वृंदावन भेज दिया जाए। तो मैं छोटी सी बातें कीजिए। थैंक यू। 5 सालों बाद मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी और मैंने 3-4 बार पढ़ी और कुसुम जी की सबसे पहले कुसुम जी को देहरादून में नहीं मिली और 9 किताबें मैंने पढ़ी लगातार, बिना नहाए धोए 10 दिन तक लगातार। और ये सारी किताब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी जब आप 1991 में इनकी लिखी आत्मकथा पढ़ेगी कि जो इन्होंने झेला अपनी माँ के बिना और अपनी बुआ के सानिध्य में और इनकी मेसी का, इससे ज़्यादा मनुष्य नहीं कर सकती कि जो स्त्री की भावनाएं होती हैं वही मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा समाज इतना मिस्टीरियस है ना, इतनी इसमें डुअलिटी है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वो बंगाल की बात जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं वहीं पर तापसी का भी जन्म होता है, हाँ, और वही वृंदावन। और शायद हमें वो खराब इसलिए एंड लग रहा है क्योंकि हमें इतना रोजी पिक्चर्स देखने की आदत हो गई है, हमें हैप्पी एंडिंग की आदत हो गई है कि हमसे ये इतना कटु सत्य हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। पर तापसी का जैसे चरित्र है मैम, क्योंकि ये मेरे जैसे पाठकों के लिए पढ़ना बहुत ही दुष्कर था, बहुत ही भरे मन से मैंने ये उपन्यास पूरा पढ़ा है। मैं रोई हूँ, मुझे घिन आई है पढ़ते पढ़ते। बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं कि जिनको देख करके बहुत हतोत्साहित भी हुई हूँ मैं काफ़ी बार। डिप्रेसिव बुक थोड़ी सी है, लेकिन क्या करें, ये सच्चाई है। बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। ये सच्चाई से निपटने के लिए चाहे विधवा हो, चाहे जैसे मैम ने बोला था कि अगर फाइनेंशियली आप साउंड है, बट इट इज हाउ यू आर डिपार्टिंग विद योर हस्बैंड। इफ यू आई एम फाइनेंशियली वेरी साउंड, वेरी लिटरेट, लेकिन मेरा पति से मेरा इतना मोह था, तो मैं कभी डिप्रेशन में जा सकती हूँ, है ना। सो देयर आर सो मेनी, बहुत सारे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। और आपके पास अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है या यहाँ तो फिर बंगाल की पूरी गाथा ही दूसरी है ना। तो तापसी तो गॉड गिफ्टेड है कि तापसी ऐसे समाज में रहकर के भी उसने इंग्लिश भी पढ़ा है ना, और उसने हर एक चीज़ इन्वाइट करने की कोशिश की है, हर अच्छी चीज़। उसके साथ बहुत खराब दुर्घटनाएं घटी हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ हजम नहीं हुई कि जब तापसी इतनी कॉन्फिडेंस में उसको आ गया था कि अब मैं बाहर जाने वाली हूँ, मैं सोचना पड़ेगा। तो ये मेरा चलिए। सवाल है जी, तीनों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ इतनी सार्थक चर्चा के लिए। और आप सब लोगों ने जो प्रश्न पूछे या जो अपने विषय यहाँ पर सामने लाए, आप सबको भी बहुत बधाई। और जो दर्शक चुपचाप सुन रहे हैं लगभग 2 घंटे से, आपको भी बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा उनको धन्यवाद जो चुपचाप सुन रहे हैं और जिन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन ये विषय एक्चुअली बहुत ही संवेदनशील है। और जैसा आप सब लोगों ने अभी तापसी के बारे में कहा, तो मेरा टेक थोड़ा डिफरेंट है।
मुझे लगा कि तापसी बहुत ही एक सशक्त लड़की है। तो मैम ने उसका जो बनाया है चरित्र, वो बहुत ही मतलब इतने दुख के बाद भी वो अपने आप में जो उसके मन का जो उत्साह है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, और जो निश्चय है, और जिस तरह से उसने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और बच्चों के जीवन को संवारा, वो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। मतलब वो एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। उसने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया अपनी कंडीशंस के लिए। और जैसा अभी आपने कविता बहुत सुंदर सुनाई कि तापसी तुम मौन क्यों, लेकिन वो मौन कभी नहीं रही, वो हमेशा पूछती रही, बोलती रही, अपने विचारों को अभिव्यक्त करती रही। तो बहुत ही सुंदर आपने चरित्र बनाया तापसी का, और वो मुझे लगता है बहुत सशक्त और बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। तो कहीं भी कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है। इससे हम सब लोगों को आशा का ही संचार होता है कि इतनी दुख में भी जो बच्ची पली है बिना किसी सपोर्ट के, वो अपने आप अकेले में इतनी स्ट्रांग है। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैम इतने इंस्पायरिंग कैरेक्टर के लिए, बिकॉज आई फाउंड तापसी अ वेरी इंस्पायरिंग कैरेक्टर। एंड जो आप सब लोगों ने कहा कि विधवाओं की स्थिति और ये सब है, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, No. See, today I am only the wife of Mr. Anil Raturi. There is no chief secretary here. So basically I am just saying कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है हम लोगों की, ये सब उसके अलग अलग पहलू हैं। तो हम लोगों को आई थिंक लास्ट में एक हैप्पी नोट पे और एक होपफुल नोट पे कंक्लूड करना चाहिए कि डेफिनेटली समाज बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। हमारी बालिकाएं बहुत सशक्त हो रही हैं। अब हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी 2 बालिकाएं, हम दोनों की 2 बेटियां हैं, वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं और उनके ऊपर कोई दबाव या बाध्यता नहीं है कि तुम्हें किसी का सहारा चाहिए। नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये समाज में परिवर्तन आ रहा है और निरंतर आएगा। और आप सबको यहाँ उपस्थित होकर इतने अच्छे से चर्चा में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ। हमारे जो आयोजक हैं फुलवारी के अनिल रतूड़ी जी, अब उनकी दूसरी पुस्तक भी प्रिंट हो गई है। आप लोगों ने इसका नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञ, एक IPS अधिकारी की स्मृतियाँ एवं अनुभव। और ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है और बहुत शीघ्र हम लोग इसका विमोचन, लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे और आप सबको उसमें आमंत्रित भी करेंगे। प्रॉबली अगले हफ्ते तक इसका लोकार्पण हो जाएगा। तो ये एक अच्छी सूचना आपको हिंदी दिवस के दिन देनी थी। हिंदी दिवस के दिन पुनः बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी चर्चा हिंदी में होती है।